अगर आपको पता चले क्या इस देश में एक सरकार का एक बड़े उद्योगपति से संबंध बहुत प्रभावी चुनावी मुद्दा हो सकता है? क्या कभी बन पाया है कि सरकार की सेठों के साथ साठगांठ है, वो कैसे निकल कर आता है? ये जो जेपीसी की मांग है, हमने देखा है कि जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री हुआ करते थे तब जेपीसी की मांग को लेकर किस तरह का हल्ला मचा था, कोल स्कैम और इन सब को लेकर, टेलीकॉम स्कैम को लेकर किस तरह का हल्ला मचा था। पीसी चाको पर तो ये इल्जाम लगा दिया गया था कि उन्होंने रिपोर्ट ही बदल दी अध्यक्ष होने के नाते। तो हम जेपीसी के रेलेवेंस को समझना चाहते हैं, क्या ये एक विपक्ष के पास एक ऐसा टूल है कि जब जेपीसी की मांग होगी, बैठकें होंगी, बाहर आएंगे, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग होगी, तो नैरेटिव को मजबूत किया जा सकेगा, सरकार को लगातार घेरा जा सकेगा? सबसे पहले आएंगे राहुल श्रीवास्तव जी आपके पास। देखिए, ये जो जेपीसी का मामला है ना, जेपीसी 87 में हुई बोफोर्स वाली, हर्षद मेहता 92, केतन पारेख 2001, 2G स्पेक्ट्रम 2011, वीवीआईपी चॉपर 2013, कोका कोला वाली एक हुई थी, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स में वो जो मिलता है पेस्टिसाइड, वो भी एक थी पेस्टिसाइड वाली, उसका वो छोड़ दें। आज तक किसी भी जेपीसी से इस देश को यानी हींग के दाने भर फायदा नहीं हुआ है ना। उसकी यानी उसकी खुशबू उतनी देर ही रही है जितने दिन सिटिंग होती रही है, उसकी रिपोर्ट की खुशबू नहीं फैली है कभी इस देश में। तो साहब वो बेनी बिल्कुल वो जो किसे कहते हैं ना, आर्टिफिशियल हींग है, कोई फायदा नहीं। अब आप ये देख लीजिए कि आपने जिक्र किया चाको साहब का, ये जो जेपीसी की डिमांड होती है ये क्यों होती है, इसका मूल कारण क्या है? देखिए, जेपीसी तब यहां पे इस देश में डिमांड होती है जब सरकारें रिलक्टेंट होती हैं और विपक्ष को पता होता है कि एजेंसियां कुछ नहीं करेंगी। तो वो एक जेपीसी चाहता है कि जेपीसी में होता यह है कि लोकसभा के 10 और उसके आधे राज्यसभा से आते हैं। तो मान लीजिए यानी 10 नहीं, यानी जितने भी होते हैं उसके आधे आते हैं। तो होता यह है कि जेपीसी का फायदा यह होता है कि सत्ता दल का भले ही नेता उसका जेपीसी का अध्यक्ष हो जाए, लेकिन साहब जेपीसी जब चलती है ना तो रोज हियरिंग में ये मीडिया खड़ा होकर के नेताओं का आना जाना दिखाता है। विपक्ष निकल के कहता है कि हमें चाहिए कि फलाने मंत्री बुलाया जाए, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम में रोज रविशंकर प्रसाद जी निकल करके मीटिंग से बोलते थे कि साहब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाया जाना चाहिए। और मनीष तिवारी बाहर निकल के कहते थे साहब ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये रोज का जो एक जिसे कहते हैं ना लाइव थिएटर चलता है, सोप ओपेरा, ये उसकी तरह से जेपीसी चलता है। उसका पॉलिटिकल ट्रैक्शन के लिए जेपीसी की डिमांड होती है। इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रह चुकी है उसका जेपीसी से किसी देश के बड़े मुद्दे पे अच्छी रिपोर्ट निकाल के देश के गरीब या किसी देश के आवाम के लिए कुछ बदलने के लिए जेपीसी का इस्तेमाल की कोई मंशा नहीं, बिल्कुल कतई नहीं है। वरना शेयर बाजार में जो आप हर्षद मेहता को कह के आज बात कर रहे हैं, अडानी का जो मामला उठ रहा है, अगर मैं आपको सौरभ बताऊं तो इस देश के अंदर आज की तारीख में पुराने फ्रॉड नहीं हो रहे, लोन उस टाइप के जो होते थे पुराने टाइम में, लेकिन अभी भी आपका जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वाला जो नए कानून आया ना, उसमें तमाम फ्रॉड चल रहे हैं साहब, और उसकी कोई पूछ नहीं है आज की तारीख में। इसके अलावा ये जो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मामला है ना, इसमें तमाम घोटाले चल रहे हैं, आज नहीं तो कुछ साल बाद सामने आएंगे। प्रॉब्लम यह हो गई है कि आप जेपीसी के विपक्ष चाहता है कि जेपीसी हो। राहुल गांधी के लिए एक मैं प्रॉब्लम में जो देखा उनकी स्पीच के साथ, साहब एक पुरानी जो लड़ाई की बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद पे हमला कर दिया सीधे और हार के जंगल गए, तो उनको बुढ़िया ने समझाया था कि साहब खिचड़ी को गरम गरम बीच से नहीं खाते, किनारी से खाओ। गलती जो एक दिख रही है कि वो फिर से सीधे पीएम पे लौट गए हैं। उनको लगा कि अब ये ऐसा मौका आ गया है अडानी मामले पे कि अब सीधे पीएम पे हमला कर दीजिए साहब। वो कैलकुलेशन नहीं है इस पूरी हमले में। हमला बहुत अच्छा साहब, मैं ये नहीं कहूंगा, उनकी स्पीच उस दिन बढ़िया थी, उनके सवाल वाजिब थे, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है कि वो पॉलिटिकल दूरदर्शिता नहीं है कि ये मेरा जो आज उठाया हुआ शोर है ये कितना दूर तक जाएगा। ये कैलकुलेशन अगर उसके साथ हो, प्रधानमंत्री पे हमला करके अडानी के मुद्दे से डायरेक्ट लिंकेज लेकर के एक आपने एक गलती ये कर दी
कि कौन किसको काला बुला रहा है। हाउ कैन द केटल कॉल एनीथिंग ब्लैक साहब? वो प्रॉब्लम ये है क्रेडिबिलिटी का गेम। वो क्रेडिबिलिटी हर्ट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री की, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बना रहे हैं साहब। ये खेल क्रेडिबिलिटी का है, जनता के बीच का, तो ये अब जनता ही डिसाइड करेगी ना। जेपीसी से आप पॉलिटिकल ट्रैक्शन ले लेंगे। मैं बड़े पेशेंस से सुन रहा हूं। अब हाँ। मुझे मौका दीजिए बात करने का। जी बोलिए राजदीप जी। पहली बात क्रोनी कैपिटलिज्म की बात की, और देखिए आप चलिए वीपी सिंह के जमाने में, तब आप शायद स्कूल में होंगे जी। वीपी सिंह जी ने पहली बार बड़े जोर थोर से उठाया था कि राजीव गांधी की सरकार जो है, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जब रिजाइन कर गए, कि ये सरकार जो है वो कुछ उद्योगपति के लिए ज्यादा कुछ कर रही है। फिर उन्होंने वहां से बोफोर्स का मामला उठा दिया, अपने आप को मिस्टर क्लीन बना दिया, और उनमें उन्होंने कई लोगों पर एक तरह से इल्जाम लगाए थे, इंक्लूडिंग धीरूभाई अंबानी जी। और उस समय आप देखेंगे वीपी सिंह ने अपनी एक छवि बना दी थी कि मैं ये एक ऐसा नेता हूं जो ये जो पॉलिटिशियन और उद्योगपतियों के बीच में जो साठ गांठ है उसको एक्सपोज करूंगा। और उनको एक फायदा हुआ। 1989 के चुनाव वो जीत भी गए। उन्होंने कहा बोफोर्स में दलाली हुई है और मैं उसे एक्सपोज करूंगा, और राजीव गांधी पर आरोप लगा। लेकिन आप जानिए 80 के दशक में कांग्रेस ने कई गलतियां की थी। जब तक वीपी सिंह ने जब तक आए उसका पूरा उनको फायदा मिला। अब फर्क क्या है कि पिछले 8-9 सालों में विपक्ष ने सरकार को जो घेरने की कोशिश की है उसमें वो असफल रहे हैं। मोदी जी ने अपना एक नैरेटिव बना दिया है, पहले कि अच्छे दिन आएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट, उसके बाद आप विश्व गुरु। उस नैरेटिव को आप क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए कैसे बदलेंगे जब हर स्टेट में हर मुख्यमंत्री इन्वेस्ट समिट कर रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, हर राज्य कह रहा है उद्योगपतियों को कि आइए हमारे राज्य में इन्वेस्ट करिए। 80 के दशक में पॉलिटिशियन उद्योगपति के साथ पब्लिकली नहीं देखे जाते थे। तब आपको लगता था ये उद्योगपति जो है ये भ्रष्ट है, उन पर एक तरह से आप आरोप लगाकर अपनी छवि बना सकते थे, जिस तरह से वीपी सिंह ने बनाई। अब जो भारत है उसमें हर मुख्यमंत्री उसी उद्योगपतियों के पीछे जाता और कहते हैं मेरे राज्य में आप इन्वेस्ट करिए। तब अगर आप उस संबंधों को एक तरह से इलेक्शन इशू बनाने की कोशिश करें तो उसमें आपको मुश्किल पड़ेगी। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि जो आरोप अडानी जी के ग्रुप पर लगाए गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मॉरिशस में कंपनीज है, सवाल यह है ये जो आरोप है इन पर क्या इंक्वायरी पूरी तरह से होनी चाहिए या नहीं? उस इंक्वायरी को मीडिया उस पर क्या जांच कर रही है? क्या मीडिया ये सब चीजें लोगों के सामने लाएगी? आदेश की बात बिल्कुल सही है। 2014 में के पहले मीडिया ने 2009 और 14 के बीच में कई ये जो स्कैम्स थे उनको आगे ले गए थे। अब क्या है, क्या मीडिया तैयार है ये पूछने के लिए कि मॉरिशस रूप से किन कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचता है? क्या इस पर जेपीसी बन सकती है कि क्या रेगुलेशंस में कुछ बदलाव होना चाहिए? राहुल श्रीवास्तव ने कहा जेपीसी से कुछ फायदा नहीं होता है, पॉलिटिकल थिएटर है। वो कुछ हद तक सही है, लेकिन एक बात भी है, हर्षद मेहता स्कैम के बाद जेपीसी के बाद सेबी तो बनी, एक रेगुलेटर तो बना। तो क्या जो हमारे लूपहोल्स हैं क्या आप उन्हें प्लग कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या हुई है सौरभ, हमारी राजनीति जो है ना अब एक तरह से है कि किस तरह से मैं किसी एक व्यक्ति को कटघरे में रख दूं। विपक्ष की भी एक कमी है कि हर चीज को मोदी जी को मैं किस तरह से कटघरे में रख दूं। हालांकि सिस्टम को बदलने की जरूरत है, सिस्टम में जो कमियां हैं। और अब मोदी जी ने सब कुछ पर्सनलाइज किया है। जब भी कोई आरोप विपक्ष लगाता है तो मोदी जी तुरंत कहते हैं ये जो विपक्ष है ये मोदी जी पर आरोप लगा रहा है, और जनता जानती है कि मोदी जी कितने एक तरह से ईमानदार व्यक्ति है। इट इज नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, द इश्यू शुड बी कि किस तरह का हमारा सिस्टम है, कैसे हम कॉर्पोरेट्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पर क्यों चर्चा नहीं होती है? क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि हम इन विषयों पर अब बात नहीं करते हैं। हर्षद मेहता और अन्य इश्यूज के बाद लोगों ने नहीं कहा कि नरसिम्हा राव यू मस्ट इमीडिएटली रिजाइन। इट वाज आल्सो अबाउट चेंजिंग द सिस्टम।
विपक्ष को भी पता था कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है और सरकार को भी पता था कि हम केवल इन आरोपों को बेबुनियाद कह के दूर नहीं हट सकते। आज क्या हुआ है, प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते अडानी पर, और विपक्ष जो है केवल अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों को उजागर करने की कोशिश करता है, जब वही गौतम अडानी जी के रिश्ते शरद पवार से अच्छे हैं, अशोक गहलोत से अच्छे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के साथ बनाने की कोशिश की है, केरल में इन्वेस्टमेंट की है। तो इट इज अ वाइडर इशू, पर क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स इन ऐसे मुद्दों पर अब डिबेट नहीं करना चाहती, केवल एक दूसरे ऊपर आरोप लगाना चाहती है, इट इज बिकमिंग इम्पॉसिबल टू इन अ वे इवन गेट टू द ट्रूथ। अब मैं समझता हूं देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन, लेट्स से इनटू जीवीके, देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेसिफिक इश्यूज, पर कौन करेगा वो? कौन सी वो एजेंसी है जो आज, जिसकी आप क्रेडिबिलिटी कह सकते हैं या निष्पक्षता कह सकते हैं कि वो वाकई उन इश्यूज पर इन्वेस्टिगेट कर सके? अगर आप इन एजेंसीज को जेपीसी के सामने भी लाएंगे तो क्या आपको लगता है कि क्या वो एजेंसी सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे? कैन नॉट बी अबाउट राहुल वर्सेस मोदी, इट हैज टू बिकम अबाउट इश्यूज कि किस तरह से ये मुद्दे जो उठ रहे हैं उस पर हम क्या करना चाहते हैं, कैसे इनको आगे लेकर जाना चाहते हैं।